स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में। एपिसोड की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ। हमने अभ्यास प्रश्न में आप सभी से पूछा था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया। उपर्युक्त में से कितने देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा हैं? आपके ऑप्शंस थे केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी 4। दरअसल अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक सम्मेलन ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अकाल को रोकने के लिए $2.4 अरब जुटाए हैं। बता दें कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है जो अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया सहित अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए चारों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस क्षेत्र को हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन 5 देशों का समूह अफ्रीका प्रायद्वीप के ऊपर सींग के आकार का भूभाग बनाता है। चलिए बात करते हैं इस एपिसोड के पहले प्रश्न पर। ग्रामीण विकास मंत्रालय का रिवॉर्ड कार्यक्रम किसकी सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संगठन, विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन या फिर एशियाई विकास बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि विश्व बैंक। दरअसल अभी हाल ही में भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव ने रिवॉर्ड कार्यक्रम की समीक्षा की है। बता दें कि रिवॉर्ड का पूरा नाम रिजुवेनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रिसेलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। रिवॉर्ड एक वाटरशेड विकास कार्यक्रम है जिसे 2021 से 2026 तक लागू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से कार्यान्वित हो रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा कर्नाटक तथा ओडिशा राज्यों में आधुनिक वाटरशेड्स प्रथाओं को लागू करने के लिए चलाया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। ग्लोबल एनुअल टू डेकाडल क्लाइमेट अपडेट 2023-27 किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके विकल्प है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल या फिर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने ग्लोबल एनुअल टू डेकाडल क्लाइमेट अपडेट 2023-27 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO द्वारा प्रतिवर्ष मई में जारी की जाती है। यह अगले वर्ष और अगले 5 वर्षों में वैश्विक जलवायु के अनुमानित भविष्य का सार प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से प्रस्तुत पूर्वानुमान क्षेत्रीय जलवायु केंद्रों, क्षेत्रीय जलवायु आउटलुक मंचों और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान तथा जल विज्ञान सेवाओं के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए फौकॉल्ट पेंडुलम के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके विकल्प है यह पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करता है। इसका आविष्कार फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी लुई पाश्चर ने किया था। यह दर्शाता है कि पृथ्वी पर स्थान की परवाह किए बिना दोलन की अवधि स्थिर रहती है, या फिर सबसे अंत वाला विकल्प है इसे केवल भूमध्य रेखा पर ही देखा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी यह पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। दरअसल अभी हाल ही में भारत के नए संसद भवन में फौकॉल्ट पेंडुलम स्थापित किया गया है। इसे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता द्वारा डिजाइन और स्थापित किया गया है। फौकॉल्ट पेंडुलम का नाम फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फौकॉल्ट 1819-1868 के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 19वीं शताब्दी के मध्य में ऐसा उपकरण तैयार किया था। यह एक भ्रामक सरल उपकरण है जिसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को दर्शाने के लिए किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस पेंडुलम के तहत छत में एक निश्चित बिंदु से एक लंबे और मजबूत तार के अंत में एक भारी बॉब होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान और दवाओं के स्थानीय उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना है। पोम्पे रोग एक दुर्लभ रोग है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या तो ना तो 1 और ना ही 2। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति को कुशल तरीके से लागू करने हेतु 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति दिल्ली एम्स में नामांकित दुर्लभ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के मामले में और उनका इलाज कैसे शुरू किया जा सकता है, इस पर भी गौर करेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मार्च 2021 में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को स्वीकृति दी थी।
इस नीति का एक उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान और दवाओं के स्थानीय उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना है, इसलिए कथन 1 सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी दुर्लभ बीमारी को अक्सर प्रति 1000 जनसंख्या पर एक या उससे कम के प्रसार के साथ आजीवन बीमारी या विकार के रूप में परिभाषित करता है। पोम्पे रोग, एसिड माल्टेस रोग और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज द्वितीय एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो हृदय और कंकाल की मांसपेशियों में कमजोरी का कारण बनता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित रूबिडियम परमाणु घड़ी का उपयोग इसरो द्वारा पहली बार किस उपग्रह के प्रक्षेपण में किया गया है? आपके विकल्प है IRNSS-1H, टेलियोस 2, EOS 06, NVS 01। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी NVS 01। हाल ही में इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS 01 को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। NVS 01 नाविक सीरीज में अगली पीढ़ी का सैटेलाइट है जिसमें रूबिडियम परमाणु घड़ी भी लगी है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसके साथ ही भारत ने रूबिडियम परमाणु घड़ी के निर्माण और उपयोग में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। आपको बता दें कि राष्ट्र की स्थिति, नेविगेशन और समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो ने नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी नाविक नामक एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली की स्थापना भी की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। गुयाना, फ्रेंच गयाना, ब्राजील, वेनेजुएला, बोलीविया। उपर्युक्त में से कितने देश सूरीनाम के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 3, केवल 4 या फिर सभी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केवल 3। भारत के राष्ट्रपति 4 जून को सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर सूरीनाम की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगी। वह सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ की स्मृति में 5 जून को आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। आपको बता दें कि सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित एक देश है। इसकी सीमा उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में फ्रेंच गुयाना, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में गुयाना से लगती है। इसके अधिकांश लोग अफ्रीकी दासों और भारतीय एवं जवानी गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं जिन्हें कृषि में काम करने के लिए डचों द्वारा लाया गया था। इस प्रकार केवल 3 देशों की सीमा सूरीनाम से लगती है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन गुलमर्ग, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय या फिर ऑपरेशन रक्षक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी ऑपरेशन विजय। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री ने गोवा राज्य दिवस के अवसर पर गोवा वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि हर साल 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है क्योंकि 30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 30 मई 1987 वह दिन है जब गोवा को दमन और दीव से अलग राज्य घोषित किया गया था। तब से इस दिन को गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। यह अवसर उस दिन को चिन्हित करता है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त करवाया था। भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना द्वारा ऑपरेशन विजय नामक सैन्य अभियान चलाकर 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त कराया गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम ग्रो फूड नॉट टोबैको है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह दिन तंबाकू के उपयोग से जुड़े खतरों और स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में लोगों को जागरूक करता है। वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम ग्रो फूड नॉट टोबैको है, इसलिए कथन 2 सही है। बताते चले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस को स्थापित किया था ताकि तंबाकू के कारण होने वाली मौतों को रोकने के साथ इस समस्या पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके। 1988 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का आह्वान किया गया। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश।
हाल ही में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में एक वयस्क तेंदुए का क्षत-विक्षत शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि बाघ के हमले से इस तेंदुए की मौत हुई है। बता दें कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक टाइगर रिजर्व है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में बिजनौर जिले के अमानगढ़ में स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, जिसे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इसलिए यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के एशियाई हाथी, बाघ और कई अन्य वन्य जीवों के लिए एक गलियारे के रूप में कार्य करता है। यहाँ चीतल, सांभर, कक्कड़, तेंदुआ, भालू, शाही, जंगली सुअर, सियार, जंगली बिल्ली आदि पाए जाते हैं। तो ये सारे रहे इस एपिसोड के प्रश्न, और आइए अब देख लेते हैं कि इस एपिसोड का अभ्यास प्रश्न क्या है। कभी कभी समाचारों में रहने वाला सेनकाकू द्वीप समूह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं येलो सी, प्रशांत महासागर, ईस्ट चाइना सी या फिर जापान सागर। तो प्रश्न का उत्तर देना कमेंट सेक्शन में ना भूलें। हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। तो मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में नए प्रश्नों और नए सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।